नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग क्लास में आगे कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहा है। तो इससे पहले हम लोग लगभग 142 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे इस पीडीएफ से। इससे पहले भी आप लोगों को एक पीडीएफ से हमने लगभग 50 क्वेश्चन के अराउंड करवाए हुए हैं। वो नोट्स आपको मिल चुका है, साथ ही ये नोट्स भी मिल चुके हैं जो भी क्लास ज्वाइन किए हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आप सबको आज एक और खुशखबरी देंगे, वो हम क्लास के एंड में बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, और जो भी कैंडिडेट अभी तक भी वेट कर रहे हैं क्लास का, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। अब तो लगातार वैकेंसी आ रहे हैं और इसके बाद हम जो आपको एंड में बताएंगे नई वैकेंसी के बारे में, तो इसलिए आप लोग का अगर तैयारी बेहतर रहेगा जिसका उसी का होने वाला है। तो अपनी तैयारी पर फोकस रखिए और अभी क्लास में जुड़ जाइए, आपको सारा नोट्स क्लासेज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आज कि थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। एक तो होता है कि संक्रमित हो जाता है, जैसे क्या थर्मामीटर का जब डॉक्टर के पास रहता है तो वो एक ही थर्मामीटर का यूज बहुत सारे पेशेंट को टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। तो ये आप सबको पता है, जब फीवर आ जाता है तो टेम्परेचर मापने के लिए ही थर्मामीटर को यूज करते हैं, जो कि आप सब जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। और ये आपको जब कोर्स कर रहे थे उस दौरान भी आपको बताया गया होगा, प्रैक्टिकल भी उसका सारा कुछ समझाया गया होगा। उसमें हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हुए भी थे कि नॉर्मल बॉडी का जो वयस्क व्यक्ति है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी को यदि हम सेल्सियस में बात कर ले तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो कि ये सब क्या है, तो टेम्परेचर मापने का यूनिट है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो इस तीन विधि ज़्यादा प्रचलन है, वैसे तो और भी है लेकिन ये तीन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम इन तीनों का ही चर्चा करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करना था वो भी हमने आपको बता रखे हैं पिछले क्लास में। जो भी क्लास अटेंड किए हैं उसको पता होगा, जो नहीं किया है क्लास ज्वाइन करिएगा, आपको सारा क्लासेज नोट्स मिल जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब विसंक्रमित हो जाता है, थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। कैसे उसको विसंक्रमित करिएगा, डिटोल में डालकर या लाइसोल में, सेवलॉन में, या ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी के माध्यम से क्या क्या, तो डिटोल में देकर भी आप उसको विसंक्रमित कर सकते हैं, लाइसोल में भी और सेवलॉन में भी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑटोक्लेव, क्या कह रहा है कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर का मान रखा जाता है। ऑटोक्लेव में से एक बॉक्स जैसे रहते हैं ना, उसमें मतलब कि सारा कुछ रखा जाता है, जैसे कि मेडिसिन और जो रखे जाते हैं उसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो उसका टेम्परेचर कैसे रहते हैं, कितना मतलब कि मेंटेन किया हो रहा था, कितना डिग्री सेल्सियस रहते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है ऑटोक्लेव का। तो ऑटोक्लेव की हम बात करें तो उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस रहता है। फ़ारेनहाइट में ये बहुत हो जाएगा, सेल्सियस में दिया है 121 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी से रिलेटेड है, ऑटोक्लेव से, प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये भी रिलेट है। कह रहा है कि ऑटोक्लेव विधि है जिसमें रखा जाता है। ये तो हम जान लिए कि उसको मतलब कि 121 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके उसको रखा जाता है, लेकिन यह विधि क्या है, उच्च तापमान और निम्न दाब का, या उच्च तापमान उच्च दाब का, निम्न ताप या निम्न दाब, या उच्च तापमान और निम्न दाब को। तो किस पर मतलब कि यह कौन सी विधि है, किस प्रोसेस पर ये किया जाता है, तो ये आपको उच्च तापमान और उच्च दाब पर होता है। किस पे, तो टेम्परेचर भी हाई होनी चाहिए और प्रेशर भी हाई होनी चाहिए। तो उसमें मतलब कि ऑटोक्लेव की विधि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। उतना टेम्परेचर, और आप देख सकते हैं 121 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, उतना डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो टेम्परेचर तो हाई ही हुआ। जब हम लोग रहते हैं, जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पर रहते हैं, तो हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस, मात्र 25 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं मतलब कि परिवेश में, जहाँ भी घर में बाहर में रहते हैं, तो वो सब नॉर्मली 125 डिग्री माना जाता है, एवरेज माने जाते हैं। ठीक है, वैसे सर्दियों के दिनों में थोड़ा टेम्परेचर घट भी जाता है, ज़्यादा गर्मी आने पर थोड़ा बढ़ भी जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है।
उसके बाद है कि मनुष्य की अस्थि मज्जा बोन मैरो, बोन मैरो जानते हैं कहाँ होता है? तो बोन मैरो को सेकेंड दिमाग भी कहा जाता है मानव शरीर का। बोन मैरो जैसे हमारे जैसे हम खड़ा होते हैं तो वो बोन मैरो के ही सहायता से खड़ा होते हैं। पीछे में जो पीठ के पीछे में आप देखते होंगे कि जिसको आप लोग रीढ़ भी बोलते हैं, उसी को मतलब कि उसमें जैसे कि बोन मैरो उसके अंदर में होते हैं। तो वही कह रहा है कि मनुष्य के अस्थि मज्जा बोन मैरो से प्राप्त प्रतिरोधकता कहलाती है। बोन मैरो का बहुत सारा फंक्शन है। ये न्यूरॉन सिस्टम का भी काम करता है, कोई सूचनाएं भी भेजते हैं, और भी बहुत सारे इसका वर्क है। इसमें पूछ रहा है कि बोन मैरो का क्या है, तो प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? कोशिका प्रतिरोधकता या ह्यूमरल प्रतिरोधकता या निष्क्रिय प्रतिरोधकता? तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है क्या कहलाता है? ह्यूमरल प्रतिरोधकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बोन मैरो अस्थि मज्जा से जो प्राप्त प्रतिरोधकता होती है को बार बार कहते हैं कि व्हाट्सअप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। हाँ, ज्वाइन कर लिए उस समय कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसका हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवित टीका है जिसको मतलब नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है। ये टीका के बारे में हम लोग मिडवाइफरी में और डिटेल्स में जानेंगे कि इस टीका का यूज किस में किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि जो दिया गया 4 टीका का नाम है उसमें से कौन लाइव वैक्सीन है, जीवित टीके नहीं है नहीं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है BCG, दूसरा है OPV, तीसरा है मैसेल्स और चौथा है TT। तो कौन सा इसमें से लाइव वैक्सीन नहीं है? तो इसमें से आपका TT जो है वो मतलब कि लाइव वैक्सीन जीवित टीका नहीं है। BCG, OPV, मैसेल्स ये सब क्या है? लाइव वैक्सीन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था इनमें से कौन लाइव वैक्सीन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि गर्भवती के दौरान कह रहा है कि गर्भवती के दौरान माता से शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता होती है। कह रहा है कि जब गर्भवती के दौरान, क्योंकि माता से उसमें शिशु में भी बहुत सारा प्रतिरोधकता जाता है, तो वही कह रहा है माता से शिशु में मिलने वाली जो प्रतिरोधकता होती है वो मतलब कि जैसे क्या जैसे कोई बीमारी हो गया या किसी चीज़ से लड़ने के लिए तो वो प्रतिरोधकता चाहिए ना, एंटीबॉडी तो चाहिए। तो वो मतलब कि हमारे शरीर में क्या चीज़ से मिलता है? RBC, WBC या क्या चीज़ से मिलता है? तो वो हमारे शरीर में WBC से मिलता है, मतलब कि श्वेत रक्त कणिका से वो मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि गर्भवती के दौरान माता से जो शिशु में मिलने वाली प्रतिरोधकता होती है वो कौन सा होगा? कृत्रिम होगा, कृत्रिम सक्रिय या कृत्रिम निष्क्रिय, प्राकृतिक सक्रिय या प्राकृतिक निष्क्रिय? तो क्या होगा? 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कृत्रिम तो होगा नहीं, ये प्रोसेस तो नेचुरली होता है, तो वो तो ऐसा तो है नहीं कि आप या डॉक्टर उसको मतलब कि प्रतिरोधकता देने जाते हैं। तो वो मतलब कि कृत्रिम ही प्राकृतिक ही होता है, मतलब कि नेचुरली तरीके से होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो बॉडी का फिनोमेना के जरिए होते हैं। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही चला गया। अब ये सोचना है कि प्राकृतिक सक्रिय होगा या प्राकृतिक निष्क्रिय होगा। तो ये कैसे होता है? तो ये जो प्रतिरोधकता है वो प्राकृतिक निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो और ये निष्क्रिय फॉर्म में रहता है। जब भी शरीर में कोई भी ऐसा जो आते हैं वायरस या कोई भी कोई चीज़ बैक्टीरिया ये सब कुछ भी आता है, तो उसके उस समय वो प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? एक्टिव मोड में आ जाता है। लेकिन उस समय यदि हम बात करें तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि गर्भवती माता से शिशु में जब जा रहे प्रतिरोधकता मिलते हैं, तो उस समय में निष्क्रिय फॉर्म में रहता है, मतलब कि उसको कृत्रिम निष्क्रिय कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और आप लोग जैसे कि बहुत सारा कैंडिडेट BTSC ANM का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस रखें, जो होना रहेगा वो तो होगा ही। अगला है कि निम्न में से संयुक्त टीके कंबाइंड वैक्सीन जो है उसका उदाहरण कौन नहीं है? मतलब कंबाइंड मतलब क्या?
कि एक से अधिक टीका उसमें मिला हुआ है, एक से अधिक मतलब कि टीकों को मिलाकर, वैक्सीन को मिलाकर बनाया गया है, तो वही उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त टीके या कंबाइंड वैक्सीन। टीटी डीपीटी मतलब इसमें तो 3 टीके को मिलाकर बनाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। आपसे पूछ रहा है कि कौन कंबाइंड वैक्सीन नहीं है, तो ये होगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है डीटी, ये भी 2 टीके से मिलकर बना है। बीसीजी सिंगल टीका है। बीसीजी क्या है, तो संयुक्त कंबाइंड टीका का उदाहरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार मतलब कि ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से जाना जाता है। मलेरिया, डेंगू, रेबीज या सभी। एक कहता है ना, जैसे आप लोग सुने भी होंगे, हड्डी तोड़ बुखार आ गया, मतलब कि उसका नाम ही है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बॉर्न फीवर। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये डेंगू जब मच्छर काटते हैं, डेंगू मच्छर, तो डेंगू जब हो जाता है तो उसमें जो फीवर आता है वो मतलब कि उसी को हड्डी तोड़ बुखार से भी जाना जाता है। मतलब कि पूरा जो बोन है उसमें पेन होने लगता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो हड्डी तोड़ बुखार कहे जाते हैं। इसमें प्लेटलेट भी क्या होने लगता है, कम होने लगते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन बड़ा है तो उससे देखकर घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है कि उसका जो क्वेश्चन देखने में बड़ा रहेगा ना, उसका आंसर बहुत सीधा सा और बहुत सरल होता है। कह रहे यदि एड्स से पीड़ित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यदि एड्स से पीड़ित है तो जिसका उपचार नर्स द्वारा किया जाता है। यदि कोई, आप लोग अगर ड्यूटी आवर में है, कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति आते हैं, अगर आपको उपचार करना है, उसी में वही कह रहा है कि यदि उसे उपचार नर्स द्वारा किया जाता है तो इस दौरान नर्स की कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो वायरस जनित जो रोग है, हमने आपको बता रखे हैं कि बहुत सारा रोग क्या है, वायरस मतलब कि संक्रमित रोग है। संक्रमण वायरस और भी बहुत सारी चीज़ों से फैलता है। संक्रमण मतलब क्या, अगर नर्स मतलब बिना सावधानी का अगर वो ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, तो उसमें भी फैल सकता है, इसलिए वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत होते हैं। कुछ साल पहले जो कोरोना वायरस आया था वो भी संक्रमित बीमारी थे, वो भी एक से दूसरे में फैलता है। जैसे छोटी माता स्मॉल पॉक्स हमारे इंडिया में जो होते थे पहले, अब तो वो उन्मूलन हो चुका है, समाप्त हो चुका है लगभग। तो वो भी क्या था, वायरस जनित थे, क्योंकि एक से दूसरे में फैल जाता था। हैजा, ये सब भी संक्रमित जनित रोग थे। उसी तरीके से बहुत सारा होता है, तो ये भी संक्रमित रोग होता है। इसलिए कह रहा है कि आपको कौन सी सावधानी नर्स को बरतनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कि रोगी की देखभाल करते समय दस्ताने का उपयोग करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, दस्ताना का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। चश्मे, गोगल्स का उपयोग करना चाहिए। गोगल्स तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, ये नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। मास्क का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैसे तो मास्क लगाना ही चाहिए, लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि रोगी का उपचार कर रहे हैं तो उस समय उसको देख रेख के लिए दस्ताने का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया भी क्या होता है, मच्छर के काटने से ही होते हैं। जैसे कि एन्फ्लुएंजा मच्छर, एक मादा मच्छर होता है, एन्फ्लुएंजा ही नाम है, आई थिंक कल हम आपको क्लियरली बता रहे, एन्फ्लुएंजा ही कहा जाता है। तो उसके काटने से होता है, और इसका उपचार सिनोना का जो पौधा होता है उससे किया जाता है। मतलब वही कह रहा है कि मलेरिया रोग में, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहा है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, हुकवर्म या सभी। तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, नहीं इसके बारे में नहीं, हम वहाँ पे वायरस के बारे में जो वायरस जनित रोग थे वो देखे थे। मलेरिया किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। कौन सा, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे क्या, मादा मच्छर, जैसे ब्लड, आपको पता है कि मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर से ब्लड लेते हैं। अगर उस दौरान लार्वा हमारे शरीर में चला जाता है तो उसी से क्या होता है, तो मलेरिया होने लगती है, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका उपचार क्या है वो भी हमने आपको बता दिए। सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसके छाल से किया जाता है, मेडिसिन उसको बनाया जाता है, उससे भी होता है, उसका ज़्यादातर इसका यूज होते हैं। और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्लेग, कौन सा रोग, प्लेग रोग। अब आप बताइए प्लेग रोग किसके काटने से या कैसे फैलता है। तो प्लेग रोग आई थिंक चूहे से फैलता है। किससे फैलता है, तो प्लेग रोग चूहा के माध्यम से। जैसे रैबीज क्या होता है, तो कुत्ते के काटने से होते हैं, जिसका अभी तक वैक्सीन भी उतना इम्पैक्टफुल वैक्सीन अवेलेबल भी नहीं है। तो वो कुत्ता के काटने से होते हैं। मच्छर से काटने से कौन कौन से बीमारी होते हैं वो भी हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद प्लेग आया, प्लेग चूहे से फैलते हैं जनरली। तो वही कह रहा है कि निम्न में से प्लेग रोग की सबसे घातक अवस्था कौन सा होता है। ये तो समझ गए किससे फैलता है, लेकिन उसमें सबसे घातक अवस्था किसको माना जाता है। तो उसका सबसे घातक अवस्था की बात करें तो वो है निमोनियो प्लेग। कौन सा, ये तीनों टाइप प्लेग का ही टाइप है। ये तीन जो बीमारी यहाँ पर दिया गया है, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग या न्यूमोनिक प्लेग। तो न्यूमोनिक जो प्लेग होते हैं वो सबसे घातक प्लेग होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे हम आपको जो बता रहे थे, बोल रहे थे आपको एक खुशखबरी बताएंगे। तो रेलवे में आप लोगों का जैसे बहाली आ रहे हैं, कुछ दिन में इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे। उसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप लोग स्वास्थ्य विभाग जो भी आपके पास डिग्री रहेंगे उस पर जा सकते हैं। कुछ समय वर्क करने के बाद अगर अलग से बहाली आते हैं तो उसमें जैसे यदि हम बात करें तो उसमें जो ड्यूटी मतलब उसमें जॉब करते रहते हैं तो एक्स सर्विस मैन के तौर पे उसमें अलग से पोस्ट निकाला जाता है उस कैटेगरी का, और उसका कट ऑफ बहुत कम रहता है, उसमें आसानी से हो जाता है। तो इसलिए इस वैकेंसी में भी आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। उसके सारा इन्फॉर्मेशन सारे कुछ हम आपको बताएंगे, आपको क्लास के ग्रुप के माध्यम से सारा चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्न में से टेटनस में कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। टेटनस तो आप लोग जानते होंगे, कह रहे हैं उसमें कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि लॉजा रेसियस सैंडोनियस या ऑपिस्टोनियस पोजीशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों उसी का अवस्था है, टेटनस का ही अवस्था है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वाहक जनित रोग क्या है। वाहक मतलब क्या, एक में से दूसरे में फैलना। यहाँ पर अगर आपको संक्रमण भी लिखा रहता कि निम्न में से कौन सा संक्रमण जनित रोग है तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करिएगा। संक्रमण जनित रखे या वाहक जनित रखे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप उसको बताकर आ सकते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से आपको बताते हैं। क्योंकि बीटीएससी में कुछ स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज कर गए थे, क्योंकि कुछ घुमा के एक टर्म पूछ दिया था तो वहाँ पर दिक्कत आ गए थे। इसलिए सारे चीज़ हम आपको बताते हुए चल रहे हैं और आपको एग्ज़ाम में ये सब दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन वाहक जनित रोग है, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है। इसमें देख लीजिए पीलिया, टेटनस, हैजा, कालाजार। तो आपको क्या लगता है कौन इसमें से फैलने वाला रोग है, एक से दूसरे में फैलता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो ऑप्शन इसका दो सही हो सकता है, हैजा भी एक से दूसरे में फैलता है। तो यही आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कहाँ पर इजाद हुआ था, कहाँ पर लाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में ही लाया गया था। ये मत कह दीजिए सर चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा था पहले तो वहाँ पे लाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में परिवार नियोजन कार्यक्रम आया था। इसके तहत इसका पहले नाम दूसरा था, फिर चेंज किया गया। वो क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, कब आया था वो क्वेश्चन भी है आपको इसी टॉपिक में मिल जाएंगे। कह रहा है कि इसमें से उसका क्या उद्देश्य नहीं है, किस उद्देश्य से चलाया गया था, ये आपको तो पता होगा। तो नहीं पता है तो इसमें पता चल जाएगा, वैसे सबको पता रहता है। इसमें है कि फर्स्ट ऑप्शन प्रजनन
प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए प्रजनन दर भी रह सकता है, या बच्चों के मध्य 3 साल का अंतराल होने के लिए, या रोग निरोधक सावधानों को यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब कि रोग निरोधक साधनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोग निरोधक साधनों को का जो उपयोग है उसको बढ़ाने के लिए। तो किस उद्देश्य से ये लाया गया था, ये योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाया गया था, तो ये सब तो उसका उद्देश्य ही है, मतलब इसका ये भी उद्देश्य था प्रजनन को जो भी सिस्टमेटिक जो स्वास्थ्य है उस दर से उसको बढ़ावा होना चाहिए, और क्या बच्चे के मध्य जो 3 ईयर का अंतराल है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद गर्भ निरोधक साधनों को बढ़ावा देने के लिए भी किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि कौन सा उसका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट है कि पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। इनमें से कौन पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है, उसका अंक नहीं है। आकलन करना, योजना, नर्सिंग निदान, नियंत्रण, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से इससे पहले भी करवाए हुए हैं, वहाँ पर भी था ये, लेकिन उसमें था कि कौन उसका भाग है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पारिवारिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का भाग नहीं है। आकलन करना, योजना, नर्सिंग निदान, ये सब तो उसका भाग ही है, नियंत्रण उसका भाग नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं, कल से आप लोगों की और भी क्लासेज और भी क्वेश्चन ज़्यादा होंगे कल या परसों से, क्योंकि हम दूसरे मतलब की चीज़ों में अभी व्यस्त हैं। कह रहा है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है कहाँ पर, स्वास्थ्य केंद्र पर, घर गृह में, या उप स्वास्थ्य केंद्र में, या सभी। तो क्या लगता है आपको क्या ऑप्शन होगा? ये तो इसका आंसर तो आप भी कर सकते हैं। जो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है वो स्वास्थ्य केंद्र पर भी हो सकता है, गृह में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकते हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। नवजात शिशु किसको बोला जाता है, जब 1 ईयर से कम बच्चा रहता है तो उसको इन्फेंट शिशु मतलब बेबी नवजात शिशु बोले जाते हैं। उसके बाद उसको शिशु कहने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे चाइल्ड हो जाता है, वयस्क हो जाता है, इस तरीके से प्रोसेस बढ़ता है। कितना एज में क्या बोला जाता है ये आप सबको और डिटेल्स पता भी है। तो वही कह रहा है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एक कार्यक्रम चलाया गया था नवजात शिशु के बचाव के लिए, क्योंकि बहुत सारे पहले तो अब तो इसका जो मृत्यु दर है वो कम भी हुआ है। पहले मेटेरियल जो मृत्यु दर होते थे और जो बच्चे का मृत्यु दर होते थे शिशु का वो ज़्यादा था, नवजात शिशु का खास करके, तो वो फिलहाल कम हुआ है। यही कह रहा है कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब, 2005 में, 7 में, 9 में, 11 में। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 2009 में। कब हुआ था, तो 2009 में इसका आरंभ हुआ था। फिर वही क्वेश्चन आ गया, गृह मुलाकात से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल गया इस टॉपिक में। कह रहा है कि गृह मुलाकात का लाभ इनमें से कौन नहीं है। इसमें दूसरा टाइप से पूछा है, इससे पहले जो क्वेश्चन रहता था उसमें रहता था कि गृह मुलाकात का कौन लाभ है, उसका क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे है कि कौन गृह मुलाकात का लाभ नहीं है। पहला है कि परिवार के सदस्य घरेलू वातावरण से सहज महसूस करते हैं, या गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक नर्स का ध्यान एक ओर केंद्रित रहता है। और ये भी ठीक है, क्योंकि गृह मुलाकात में जाएंगे तो मतलब क्या उसी के घर पे केंद्रित रहेंगे, तो ये भी दोनों तो सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि गृह मुलाकात के दौरान नर्स को कई बार इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये इसका लाभ में नहीं आएगा। एक्चुअल में तो इंतज़ार तो करना भी पड़ता है कि उस घर में जो मेंबर है, उस घर का जो हेड मेंबर है वो नहीं है, या बहुत सारे रीजनों से, या जिसके लिए गया है वो पेशेंट वो भी नहीं है, तो इन सारे वजहों से थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये एक डिमेरिट फैक्टर भी है और यही उसका लाभ नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस टॉपिक से कुछ इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके बाद मिडवाइफरी से तो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए भी है, और इस टॉपिक के बाद दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट होंगे, उसके बाद फिर से मिडवाइफरी पे हम लोग आएंगे। तो और हम लोग आगे क्वेश्चन कल के क्लास में करेंगे। थैंक यू।